Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the atherosclerosis and arteriosclerosis. So, हम लोग कौन सी यूनिट डिस्कस करने वाले हैं? कार्डियोवैस्कुलर यूनिट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस दोनों ही देखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू दैट द वर्ड एथरो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग वैक्स. लेकिन ये नॉर्मल वैक्स नहीं है. आपको पता है कि वैक्स हमारे ईयर्स में भी होता है और वो बहुत स्टिकी होता है, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल ईयर वैक्स. दिस वैक्स इज सो हार्ड. स्क्लेरोसिस मीन्स होता है हार्डनिंग. ओके, अगर कंप्लीट इसको देखोगे तो इसका मीनिंग निकलेगा हार्ड वैक्स. अब ये हार्ड वैक्स क्या कर रहा है, कैसे बन रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्टरियोस्क्लेरोसिस. तो सिंपली स्क्लेरोसिस मीनिंग जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ. स्क्लेरोसिस मीन्स होता है हार्डनिंग, आर्टरियो मीन्स होता है आर्टरीज. तो जब आपकी बॉडी की आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं और वो अपने आप को डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, दैट इज नोन एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस. अब चलिए आगे देख लेते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या है. तो स्टार्ट करने से पहले आर्टरीज की हम थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे. सो योर आर्टरीज इज कंपोज्ड ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6 लेयर्स. ओके, जिसमें से बाकी लेयर्स की हम अभी बात नहीं करेंगे. सबसे इनर लेयर है जिसको हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं. ठीक है, ये वाली लेयर आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज एंडोथीलियम. नॉर्मली आपकी आर्टरीज कैसे काम करती हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. यू कैन सी दैट वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन आपके आर्टरीज का काम होता है या ब्लड वेसल्स का काम होता है. ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन मीन्स होता है कि वो अपने आप को छोटा कर लेती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो. एंड वैसोडाइलेशन का मतलब होता है कि वो अपने आप को ब्रॉड कर लेती हैं, चौड़ा कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ब्लड सप्लाई. तो जब ज़्यादा ब्लड सप्लाई की नीड होती है तो वैसोडाइलेशन हो जाता है, और कम ब्लड सप्लाई की नीड होती है तो वेसल्स अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेती हैं. आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जब आपकी आर्टरीज इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट ना कर पाए, दैट इज नोन एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जब आपकी एंडोथीलियम यानी कि इनर लेयर में कोई हार्डनिंग हो जा रही है, कोई ऐसा हार्डनिंग सब्सटेंस हो यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है या ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, दैट इज नोन एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस. चलिए आगे देख लेते हैं. तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या है? आर्टरियोस्क्लेरोसिस रिफर्ड एज अ ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर. ये एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो रहा है, थिकनिंग और हार्डनिंग हो रही है. किस चीज की थिकनिंग और हार्डनिंग हो रही है? आपकी आर्टरियल वॉल्स की, यानी कि आपकी आर्टरीज क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रही हैं और वो अपना नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी. ये अपनी जो इलास्टिसिटी, खिंचाव की जो ताकत है, खुलने, बड़े होने और छोटे होने की जो ताकत है, वो लॉस हो जा रही है, जिसकी वजह से आर्टरीज की जो वॉल है वो क्या हो रही है, हार्ड हो जा रही है. दैट इज नोन एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस. चलिए अब देख लेते हैं कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है. आर्टरियोस्क्लेरोसिस की वजह से प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है. क्यों हो सकता है वो भी देख लेते हैं. सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. एथेरो मीन्स होता है वैक्स, स्क्लेरोसिस मीन्स होता है हार्डनिंग. तो ऐसा कुछ वैक्सीज, हार्ड वैक्सी सब्सटेंस जो कि आपके आर्टरीज में आकर के स्टोर हो जा रहा है और आपके आर्टरीज के ब्लड सप्लाई को रोक रहा है, दैट इज नोन एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस. सिंपल सी चीज़ है, जब ये आपके आर्टरीज में आकर के या आपके वेसल्स में आकर के स्टोर हो जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या आएगी. बल्जिंग ऑफ द फैट्स, बिल्डअप ऑफ द फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन आर्टरीज. ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो वैक्स है ये किसके थ्रू बन रहा है? ये बन रहा है आपके फैट के थ्रू, आपके कोलेस्ट्रॉल के थ्रू और अदर सब्सटेंस के थ्रू जो कि आर्टरीज में जाकर के स्टोर हो जा रहे हैं. सिंपली अब मुझे आप ये बताओ कि अगर आर्टरियोस्क्लेरोसिस ना हुआ होता तो क्या एथेरोस्क्लेरोसिस होता? आर्टरियोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज अपने आप को फैला लेती. ठीक है,
तो इस तरह से वैक्स अगर बनता भी तो ब्लड सप्लाई रुकती नहीं। ओके, और प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आ रही है कि यहाँ पे जब आपका फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल यहाँ पे एक बल्ज बना रहा है, स्टोरेज बना रहा है, इसके साथ साथ अदर ब्लड वेसल्स अदर जो आपके आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, वो भी यहाँ पे आकर के चिपक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो वैक्स है उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अदर सेल्स को भी अपने अंदर चिपका लेता है, पेस्ट कर लेता है, और इसी तरह से पेस्ट होते होते ये जो वैक्स है ये बढ़ता चला जाता है और पूरी तरह से एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी तरह से आपके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि फैट, कोलेस्ट्रॉल जैसे सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, कहीं पर भी बढ़ जा रहे हैं, और बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अदर सेल्स भी आकर के यहाँ पे चिपक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है और वो दूसरे सेल्स को चिपका लेता है। चिपकने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और ब्लड सप्लाई एकदम रुक जाएगी। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज आर्टरियोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिजीज। ठीक है, आर्टरीज की हार्डनिंग की वजह से ब्लड वेसल्स में एक डिजीज हो रही है, दैट इज नोन एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस वैस्कुलर डिजीज। सो टाइप ऑफ डिजीज कैसी है? सिंपली अब आप सोच सकते हो कि जब आपकी ब्लड वेसल्स पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो आपको ब्रेन डेथ भी हो सकता है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, आपकी कंप्लीट डेथ भी हो सकती है। सो इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। कहाँ पे हो रही है? लोकेशन क्या है? आर्टरीज के अंदर मेनली। इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे? इस्चीमिया इंजरी हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। एथरियोस्क्लेरोसिस क्या है? आर्टरियोस्क्लेरोसिस हम लोग देख चुके हैं। एथरियोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन देख लो। ये एक तरह की वैस्कुलर डिजीज है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में हो रही है ना। एसोसिएटेड विद एक्यूमुलेशन ऑफ द लिपिड लीडिंग टू द इन्वेजन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स एंड स्मूथ मसल सेल्स इनटू द इंटिमा। ठीक, तो सिंपल सी चीज है, फैट तो डिपॉजिट हो ही रहा था, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट हो रहा था, जिसकी वजह से जो लिपिड्स थे वो भी आकर के इसमें अटैच हो गए और इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया क्या बनाने में? हार्डनिंग या एक तरह का बल्ज बनाने में। अब इन्होंने अपने आप को कंट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपके डब्ल्यूबीसीज हैं, ल्यूकोसाइट्स, ये देखो डब्ल्यूबीसीज, ये भी आकर के इससे चिपक जा रहे हैं। ठीक, जिसकी वजह से इंटिमा यानी कि इंटरनल लेयर ऑफ द आर्टरीज में प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रोसेस आगे चल के प्लाक बना देगा। प्लाक क्या है? येलोइश कलर का हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि आपकी आर्टरीज को पूरी तरह से नॉन फंक्शनल कर देगा, यानी कि आपके आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज कर देगा। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, एक और डेफिनेशन। सो एथेरोस्क्लेरोसिस इज ऑल्सो नोन एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस, क्योंकि आर्टरियोस्क्लेरोसिस की वजह से ही एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है। यू कैन से दैट कि दे बोथ आर टोटली डिपेंड ऑन ईच अदर। हार्डनिंग हो रही है आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके सेल्स और टिश्यूज की डेथ हो रही है। सेल्स और टिश्यूज की डेथ होने की वजह से उसके अंदर स्वेलिंग आ रही है, बल्जिंग हो रही है, बिल्डअप हो रहा है फैट, और कैल्सिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड हो रही हैं। अब यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है स्वेलिंग तो आएगी ही आएगी। अब ये स्वेलिंग अंदर अंदर आ गई तो सिंपल सी चीज है, ये भी एक ब्लॉकेज का काम करेगी, और जब ये ब्लॉकेज का काम करेगी तो इसमें अदर सेल्स आकर के चिपक जाएंगे और ये अपना प्लाग बढ़ाता चला जाएगा एंड देन एंड रिजल्ट आपकी डेथ हो जाएगी। आगे देख लेते हैं कॉजेज, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, हो सकता है कि वैस्कुलर मालफॉर्मेशन हो गया हो सकता है कि वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, मतलब ग्लूकोज लेवल आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से ये क्यों हो रहा है,
जब डायबिटीज हो जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो बिल्डअप होने लगेगा। कहाँ पे बिल्डअप होने लगेगा? आपकी आर्टरीज के अंदर बिल्डअप होने लगेगा। अब सिंपल सी चीज़ है, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो वो आपके स्ट्रेस हार्मोन को भी इंक्रीज कर देता है। जब वो स्ट्रेस हार्मोन को इंक्रीज करता है तो स्ट्रेस हार्मोन सीधे सीधे आपके इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करता है, सीधे सीधे आपके इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करता है। वंस योर इम्यून सिस्टम डिक्रीजेस यू हैव मोर प्रोन फॉर द इन्फेक्शन। तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन आपके ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाएगी, हार्म हो जाएगा, इसके साथ साथ अंदर स्वेलिंग आ जाएगी और क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो हाइपरटेंशन। बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब हम ये देखने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो आपके ब्लड वेसल्स में हार्डनिंग करने लगता है। ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस की वजह से ही एथरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है और एथरियोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, तो अगर आर्टरियोस्क्लेरोसिस होगा, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स या आर्टरीज होंगी, तो ये आपके एथरियोस्क्लेरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग का भी सेम फंक्शन है कि स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है, स्मोकिंग के अंदर आपके कैंसरोजेंस होते हैं, साथ ही साथ वो आपके ब्लड सप्लाई को ब्लड वेसल्स को टाइट बना देते हैं। टाइटनेस की वजह से सेम प्रॉब्लम आएगी जो कि आपकी हाइपरटेंशन में आ रही है। नेक्स्ट देख लो ओबेसिटी। देखो ओबेसिटी की वजह से क्या हो रहा है, फैट सेल्स जो हैं आपके वो क्या कर रहे हैं, वो दो चीज़ों में इनहेंस होते हैं। लाइक जो आपकी फैट है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापे की वजह से आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, मोटापे की वजह से आपको डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है। और दोनों ही रीजन है आपके किस चीज के, एथरोस्क्लेरोसिस या आर्टरियोस्क्लेरोसिस के। इसके अलावा अब आपके अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है। देखो ये आपके ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स अपने आप का साइज कम भी करती है, बढ़ाती भी है। यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देख लो, वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल जब चाह रही है अपना साइज कम कर दे रही है और जब चाह रही है वो अपना साइज बड़ा सा इंक्रीज कर दे रही है। ठीक, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ फैट डिपॉजिट हो जाएगा, अगर यहाँ पे फैट सेल्स बढ़ जाएंगे तो क्या ये अपने आप का साइज कम ज़्यादा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो गया है, स्टोरेज ऑफ द फैट हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स अपना साइज छोटा बड़ा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हो रहा है और सेम प्रॉब्लम आ रही है एथरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस की। नेक्स्ट आ जाते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स होता है कि एकदम आरामदायक जिंदगी, राजा महाराजा वाली जिंदगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हो, इसने खाया पिया खूब और उसके बाद ये आराम कर रहा है। देन इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी? भाई आराम कर रहा है तो करे, लेकिन इसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ जाएगी और ओबेसिटी एक डायरेक्ट कॉज है आपकी आर्टरियो और एथरियोस्क्लेरोसिस का। नेक्स्ट आ जाते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेनली कोलेस्ट्रॉल ही आपके अंदर डिपॉजिट हो करके प्लाक बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये येलो येलो आप जो देख रहे हो ना, ये कोलेस्ट्रॉल है आपका। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ब्लड में बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वो आपके ब्लड वेसल्स में जा करके स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, स्टोर होने के साथ साथ क्या प्रॉब्लम आएगी कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का हार्ड वैक्सी सब्सटेंस होता है। अगर वैक्सी है तो इसका मतलब वो चिपचिपा पदार्थ है और ये अदर सेल्स को अपने अंदर चिपका लेता है। जब ये अदर सेल्स को अपने अंदर चिपका लेगा तो इसका साइज बढ़ता चला जाएगा और ब्लॉकेज बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं O2 फ्री रेडिकल्स। देखो O2 फ्री रेडिकल्स मीन्स ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। ये एक तरह के रेडिकल्स होते हैं, यानी कि एक तरह के हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल्स से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका एक सेल है, ये सेल किससे मिलके बना है? बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है। अब किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से इस सेल पे अटैक आया, ठीक है, अटैक की वजह से कोई मॉलिक्यूल इससे टूट करके बाहर आ गया, तो ये एक तरह का इन्फेक्टेड मॉलिक्यूल आ गया। अब ये इन्फेक्टेड मॉलिक्यूल जहाँ जहाँ पे जाएगा
वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपके ब्लड वेसल्स में चला गया ये मॉलिक्यूल, तो इसने क्या किया, ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फेक्शन का काम करना शुरू कर दिया। वंस यू गेट द इन्फेक्शन यू विल हैविंग द इन्फ्लेमेशन, देन स्वेलिंग, देन ब्लॉकेज। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फेक्शन। सेम चीज, डायरेक्ट कोई इन्फेक्शन हो गया और वो आपके ब्लड में चला गया, ब्लड में जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स को भी वो हार्म कर सकता है और ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग वगैरह आ सकती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है। सो आई थिंक आपको कॉजेज क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी यानी कि इटियोलॉजी की वजह से जितने भी मैंने आपको कॉजेज बताए हैं उसकी वजह से सिंपली एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोथीलियल लेयर, है ना। एंडोथीलियल लेयर हमारी कौन सी थी, आपकी आर्टरीज की इनर लेयर को हम लोग एंडोथीलियल लेयर बोल रहे थे। तो सारी इटियोलॉजी की वजह से एट लास्ट एंडोथीलियल लेयर में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इम्यून रिस्पॉन्स होगा, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो WBCs होंगे वो उस इन्फेक्शन को मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मारने की जब वो कोशिश करेंगे तो आपकी जिस एरिया में फाइटिंग हो रही होगी उस एरिया में सेलुलर इंजरी हो जाएगी। सेलुलर इंजरी जब यहाँ पे हो जाएगी, मान लो कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी की फाइटिंग हो गई, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है ना आपका, तो एंटीजन एंटीबॉडी की फाइटिंग हो गई। अब यहाँ पे एक गड्ढा बन गया, ठीक है, सेल की डेथ हो गई, फिर वो सेल्स हट गए, ठीक, यहाँ पे गड्ढा बन गया। अब यहाँ पे जितने भी लिपिड है, जितने भी आपके प्रोटीन हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो इस इंजरी को भरने में काम करना शुरू कर देंगे, प्लस क्लॉट भी बनाना शुरू कर देंगे। तो जब ये इसके अंदर फिल हो जाएंगे तो एक बल्जिंग सी आ जाएगी, एक उठाव सा आ जाएगा आपके ब्लड वेसल के अंदर, जो कि ब्लड को फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, प्लाक यानी कि वैक्सी हार्ड सब्सटेंस बना देगा। फिर जब ये प्लाक अगर रप्चर हुआ, अगर टूट गया, तो टूटने की वजह से क्या होगा, जो भी टूटा फूटे सब्सटेंस होंगे, जो टूटी फूटी चीज़ें होंगी, वो पूरी ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगी और आपको हार्ट अटैक जैसे सिम्टम आने लगेंगे। आई थिंक आपको पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हुई होगी। कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।